हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक +1 कॉमर्स अकाउंट्स में है, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग में, वो है अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, लेखांकन अवधारणाएं, जिसकी एक वीडियो आपको पहले भी भेजी गई है। 4 कंसेप्ट्स हम कर चुके हैं: बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट एंड अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। आई होप कि ये चारों आपको क्लियर होंगे। अगर नहीं क्लियर हैं तो आप पहले वाली वीडियो चेक कर सकते हो। आज हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो करेंगे कॉस्ट कंसेप्ट, लागत अवधारणा। इस अवधारणा के अनुसार किसी व्यवसाय की अचल संपत्तियों को लेखांकन के पहले वर्ष में उनकी मूल लागत के आधार पर दर्ज की जानी चाहिए। मतलब देखो, हम अगर कोई भी फिक्स्ड एसेट खरीदें, पहली बात तो ये कि आप ये सोच लो कि आपने अपने आप को बिजनेस मानकर फिर समझना है। अगर अकाउंट्स को समझना है तो आप ये मानो कि मैं बिजनेस हूँ, मेरा बिजनेस है, मैं बिजनेस हूँ, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, फिर आपको सब समझ में आएगा। इस अवधारणा के अनुसार अब ये जो अकाउंटिंग कंसेप्ट है वो हमें क्या कहता है कि कोई भी बिजनेस अगर कोई भी फिक्स्ड एसेट खरीद रहा है। अब फिक्स्ड एसेट्स कौन कौन सी होती हैं? वो वाली एसेट्स जिनको हम रीसेल पर्पस, दोबारा से पुनः विक्रय करने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं खरीदते हैं। हमने उन एसेट्स को इसलिए ख़रीदा है ताकि हम आने वाले लंबे समय तक उनका इस्तेमाल करते रहेंगे और उनसे हम इनकम जनरेट करते रहेंगे। जैसे मैंने कोई भी मशीनरी ख़रीदी, क्यों ख़रीदी? ताकि उस मशीनरी पर मैं प्रोडक्ट्स बनाऊं, उन्हें सेल कर कर आगम जनरेट करूं, रेवेन्यू जनरेट करूं। बिल्कुल इसी तरीके से मैंने कोई लैंड खरीदी है, लैंड मेरी फिक्स्ड एसेट है। क्यों? क्योंकि मैं उस लैंड पर आगे अपनी फैक्ट्री सेटअप करूंगी, तो इसलिए मैं उसको आने वाले लंबे समय तक इस्तेमाल करूंगी। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो अब फिर से हमारे इसी कंसेप्ट वाले टॉपिक पर आते हैं कि जब भी हम कोई फिक्स्ड एसेट खरीदेंगे तो उन संपत्तियों को जब हमने लेखांकन करना है, अकाउंटिंग करनी है, तो पहले वर्ष का मतलब है यहाँ पर कि जिस वर्ष में हमने उन्हें खरीदा है, उस वर्ष पर खरीद करने के लिए हमने जो लागत पे की है, उस मूल लागत के आधार पर हमें उन्हें रिकॉर्ड करना है। बाजार की कीमत में होने वाली वृद्धि या गिरावट का कोई ध्यान नहीं रखा जाएगा। जैसे लैंड है, लैंड एप्रिशिएट मतलब कीमत बढ़ती भी रहती है, एंड डेप्रिशिएट कीमत कम भी होती रहती है। ठीक है, अनलेस अदरवाइज अगर हमें कुछ और मेंशन ना हो, हमने बाजार मूल्य में होने वाली वृद्धि या गिरावट को ध्यान में नहीं रखना है। ध्यान में नहीं रखना का मतलब यहाँ पर ये है कि हमने अपनी बुक्स में उन्हें नहीं शो करना। बुक्स में हमने जिस मूल लागत पर उन्हें खरीदा था, हम उसी मूल लागत के आधार पर रिकॉर्डिंग करेंगे। अब क्या होगा? जैसे जैसे, क्योंकि हमने इन्हें लंबे समय तक यूज़ करना है, तो जैसे जैसे आगे आने वाले वर्ष और आते चले जाएंगे, हमने क्या करना है, इन संपत्तियों में से मूल्यह्रास। अब मूल्यह्रास क्या होता है? मूल्यह्रास का मतलब होता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि कमी हो जाना। तो किसी भी एसेट को जब हम यूज़ करते जाएंगे, इस्तेमाल करते चले जाएंगे, या अगर टाइम बीतता जाएगा या वो चीज़ आउट ऑफ फैशन हो जाएगी, आउटडेटेड मतलब अप्रचलित हो जाएगी, तो इन सब चीज़ों की वजह से उसके मूल्य में क्या आएगी? कमी आएगी, गिरावट आएगी। तो इन संपत्तियों में से एक नॉमिनल रेट, हमारे पास आगे चलकर पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग का एक चैप्टर भी आएगा। जब हम उस एक नॉमिनल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन को घटा देंगे, जैसे मान लो हमने कोई मशीनरी खरीदी थी 1 लाख की, और उस पर अगर 2000 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो जब हम एट दी एंड वित्तीय वर्ष पढ़ा था ना लास्ट वाले वीडियो में कि वित्तीय वर्ष क्या होता है अकाउंटिंग पीरियड वाले कंसेप्ट में, कि अंत में हमने हमारी पुस्तकों को तैयार करना है, अंतिम खाते तैयार करने हैं, तो हमने क्या करना है कि उस 2000 को माइनस कर कर जो नेट हमारे पास 98,000 आएगा, उन मूल्यों को फिर पुस्तकों में दिखाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, द्विपक्षीय अवधारणा।
अब देखो, इस अवधारणा के अनुसार प्रत्येक व्यवहार मतलब हर ट्रांजैक्शन, हर लेन देन का जो इफेक्ट होता है वो दो खातों पर पड़ता है। एक तो होता है नाम पक्ष और दूसरा होता है जमा पक्ष। अब दो आ गए तो इसीलिए इसे द्विपक्षीय अवधारणा कहा गया है। मतलब एक डेबिट साइड पर असर पड़ता है और एक क्रेडिट साइड पर असर पड़ता है। ये भी आपको जब हम जर्नल एंट्रीज के रूल्स पढ़ेंगे, जब हम आगे चलकर फर्दर पढ़ेंगे ना, तो हमें पता चलेगा कि हर साइड, हर खाते की दो साइड्स हैं, एक डेबिट साइड है और एक क्रेडिट साइड है। तो दोनों खातों पर प्रभाव तो होता ही होता है। एक अच्छी बात ये भी है कि दोनों खातों पर समान राशि से प्रभाव पड़ता है। मतलब अगर कोई चीज़ डेबिट हो रही है तो दूसरी चीज़ क्रेडिट होगी और वो भी इक्वल अमाउंट से। मतलब अगर 2000 से कोई अकाउंट डेबिट हो रहा है तो 2000 से ही कोई दूसरा अकाउंट क्रेडिट भी हो रहा होगा। इसीलिए इसे द्विपक्षीय अवधारणा कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट, आगम मान्यता अवधारणा। अब देखो, आगम का मतलब क्या होता है? जो आ रहा है, इनकम आएगा कब? जब मैं अगर जो भी बिजनेस कर रही हूँ उसके तहत कोई भी प्रोडक्ट अगर बनाकर बेच रही हूँ या अगर कोई ट्रेडिंग वाला काम कर रही हूँ, तो जो ट्रांजैक्शन मैंने की, जो व्यवहार मैंने किया, जो लेन देन मैंने किया, उस लेन देन के आधार पर जब मुझे बदले में इनकम प्राप्त हुई, तो उस इनकम को कब रिकॉग्नाइज करना है, उस इनकम को कब मान्यता देनी है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक ही लाइन का इसका पॉइंट है इंपॉर्टेंट मेन जो है। इस अवधारणा के अनुसार आगम को यानी कि आय को या इनकम को लेखा पुस्तकों में तभी दर्ज किया जाना चाहिए जब वह वास्तविक रूप से हमें प्राप्त हो चुके हों, जब रियली वो हमारे हो चुके हैं। मतलब इनकम जब तक हमारी नहीं होगी, जब तक इनकम पर हमारा हक नहीं होगा, तब तक हम उसे अपनी बुक्स में अपने नाम में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, मैचिंग कंसेप्ट। अब देखो, छोटे क्लासेस में हम मैच द कॉलम किया करते थे, मिलान किया करते थे ना, है ना। तो अब यहाँ पर भी मिलान करना है, लेकिन किससे किसका मिलान करना है, किससे मैच करेंगे कि हमें पता चले कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो आगम, व्यय, मिलान अवधारणा, वैसे तो हिंदी में ही लिखे पे पता चल गया है कि किस किस से कंपेयर करना है। हमने आगम को व्यय से, आगम का मतलब इनकम और व्यय का मतलब होता है खर्चा या एक्सपेंडिचर। तो इस अवधारणा के अनुसार एक वित्तीय वर्ष की अवधि में, मतलब जो एक फाइनेंशियल ईयर के एंड में या एक पर्टिकुलर ईयर के दौरान हमने जो भी आय कमाई है में प्राप्त होने वाली आय का मिलान उसी अवधि में किए गए व्यय यानी कि भुगतान से किया जाना चाहिए। मतलब अगर मैं 2019 के खाते बना रही हूँ तो 2019 के दौरान ही जो मुझे आय हुई है उसे मैं 2019 के व्यय से कंपेयर करूँगी, ताकि उस वर्ष के लाभ की गणना की जा सके। ठीक है। मतलब जिस साल का हम खाते बना रहे हैं, आगम और व्यय उसी साल के होने चाहिए। नेक्स्ट, और जो आज का हमारा लास्ट टॉपिक हम कवर करेंगे, लास्ट कंसेप्ट कवर करेंगे आज का, वो है फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। देखो, फुल का मतलब होता है पूर्ण, डिस्क्लोजर मतलब डिस्क्लोज करना, प्रस्तुत कर देना, पूर्ण प्रस्तुतिकरण अवधारणा। अब इस अवधारणा के अनुसार क्या है? इस अवधारणा के अनुसार सभी आवश्यक सूचनाओं का प्रस्तुतिकरण किया जाना चाहिए। अगर कभी आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो अपनी वेबसाइट्स पर भी डालती हैं। आगे रजिस्टर होती हैं तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ के पास या जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनके पास सबमिट भी करवाती हैं।
तो इस अवधारणा क्यों करती हैं ऐसे वो? स्टॉक एक्सचेंजेस पर भी कई बार डिस्क्लोज की जाती होती हैं, ब्राउचर्स की फॉर्म में भी सबमिट करवाई जाती होती है इन्फॉर्मेशन। क्यों की जाती होती है? इस अवधारणा के अनुसार सभी आवश्यक सूचनाओं का प्रस्तुतिकरण किया जाना चाहिए। जो सूचनाएं महत्वपूर्ण हों, ज़रूरी हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, उन्हें अलग से हेडिंग देकर बनाकर भी दिखाया जा सकता है। ऐसा इसलिए किया जाना चाहिए ताकि जो विभिन्न पक्षकार हैं, अगर आपको याद हो, अगर आपने पढ़ा हो, तो बहुत सारे पक्षकार होते हैं, काफ़ी इंटरेस्टेड पार्टीज़ होती हैं बिजनेस की इंफॉर्मेशन में। कौन कौन सी? जैसे एक बिजनेसमैन इंटरेस्टेड होता है, जैसे प्रबंधक इंटरेस्टेड होता है, इन्वेस्टर इंटरेस्टेड होता है, बैंक्स इंटरेस्टेड होते हैं, लेनदार ये सब इंटरेस्टेड होते हैं ना बिजनेस की सूचनाओं में। तो ऐसा इसलिए किया जाना चाहिए ताकि विभिन्न पक्षकार लेखांकन सूचनाओं के आधार पर अपने निर्णय ले सकें। बस अभी आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो।